नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच इतिहास की क्लास। और आज मैं इतिहास की क्लास में पहले आपको इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा कि इतिहास होता क्या है, इतिहास में हम किन घटनाओं को पढ़ते हैं, इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं जिनको हम रखते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का जनक कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। बात करें इतिहास की। इतिहास इतिहास का जो जनक था या पिता था वो माना जाता है मित्रों, जनक हेरोडोटस। इतिहास का पिता या इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को माना जाता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है और इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। बात करें इतिहास, इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है, तो इतिहास मित्रों तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति धन है और धन आस, तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति है और आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। है का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में या निश्चय ही, निश्चय ही। और आस का मतलब होता है मित्रों किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अर्थात इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बात करें कि इतिहास में हम कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन करते हैं या किन घटनाओं को हम इतिहास में रखते हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें हम इतिहास कह सकते हैं। तो वो घटनाएं दोस्तों, पहला है जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो मानव जीवन को, मानव जीवन या भौगोलिक जीवन, या भौगोलिक जीवन, मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, प्रभावित करे। ऐसी घटना जिससे या तो मानव जीवन प्रभावित होता हो या भौगोलिक जीवन प्रभावित होता हो। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे देश में एक, हमारे देश में नहीं यूं कहे तो मान के चलो कि पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है कोविड-19, तो इससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी कोई घटना जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है उसे हम इतिहास में रख सकते हैं, वो इतिहास में रखी जा सकती है, इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरा, ऐसी घटना जिसमें क्रमबद्धता हो, यानी कि सीक्वेंस हो। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई मूवी देखें और उस मूवी का जो लास्ट का सीन है वो शुरू में दिखा दिया जाए और जो बीच का सीन है वो लास्ट में, और जो स्टार्टिंग का सीन है उसे बीच में दिखा दें तो शायद अपने मूवी समझ में नहीं आएगी। अगर मूवी को अपन जब समझ पाते हैं जब वो सीक्वेंस से चलती है, क्रमबद्धता के साथ चलती है। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले तो हीरोइन हीरोइन की शादी करवा दे और उसके बाद उनका जो प्रेम है वो बाद में चलाए, उनके जो प्रेम संबंध है उनको चलाए, तो वो सीक्वेंस नहीं होता है, उसे मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ अगर अपन करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें सीक्वेंस होना चाहिए। तो कोई भी घटना हो उसका कोई सीक्वेंस होना चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरी बात करें साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत, एविडेंस, कि किसी भी घटना के साक्ष्य भी होने चाहिए, साक्ष्य मौजूद होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। साक्ष्यों की बात करूं तो साक्ष्य मित्रों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करें पर मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं। साक्ष्य तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों, पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य तीन प्रकार के, और तीन प्रकार के में
पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा होता है दोस्तों विदेशी विवरण, अर्थात किसी भी घटना के जो साक्ष्य होते हैं वो होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। बात करूं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में पहले आता है दोस्तों अभिलेख, अभिलेख। अब मैं बात करूं कि अभिलेख होता क्या है, अर्थात अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख कहते हैं दोस्तों किसी भी कठोर शिला पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। अभिलेख की परिभाषा हुई किसी भी कठोर शिला पे या कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है स्तंभ लेख, दूसरा होता है शिलालेख, और एक होता है गुहाभिलेख। अभिलेख किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है, पहला स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा गुहाभिलेख। बात करूं मैं स्तंभ लेख की, तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई खड़ी शिला है, उसे सपाट किया और ऊपर से उसे गोलाकार बना दिया और इसमें फिर पशु की आकृति बना दी, पशु की आकृति। और इसके नीचे उल्टा कमल बना दिया, तो यह कहलाएगा दोस्तों स्तंभ लेख। बात करें शिलालेख, बड़ी बड़ी चट्टानें, उन्हें काटकर उन पे 3-4 लाइनों में, 2-3-4 लाइनों में जो भी लेख लिखा जाता है वो कहलाता है शिलालेख। बात करें गुहाभिलेख, किसी पर्वत को काट करके उसमें गुफा के टाइप में बनाया जाए और उसके जो गुफा होती है उसके दरवाजे पे ऊपर 2 लाइनों में या 3 लाइनों में कोई लेख लिख दिया जाए तो वो कहलाता है गुहाभिलेख। आगे बात करें तो आगे आता है मित्रों पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के, सिक्के, सिक्के पे भी जो या तो किसी समय की चित्रकारिता या उस समय की जो लैंग्वेज काम में ली जाती थी वो लिखा होता है, तो उससे भी हमारे को साक्ष्य मिलते हैं। बात करें मृत भांड, मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ मटका, तो मृत भांड भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। आगे बात करें भित्ति चित्र, भित्ति चित्रों की बात करें तो दीवारों पे जो लिखा गया चित्र होता है उसे भित्ति चित्र कहते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों से भित्ति चित्र की बात कर ली जाए कि भित्ति चित्र के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, भित्ति चित्र के प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों वो मिले हैं भीमबेटका से, और भीमबेटका है दोस्तों एमपी में। अर्थात मैं यूं कहूं कि जो हमारे भित्ति चित्र के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं भीमबेटका एमपी से। और अगर बात करूं भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला के साक्ष्य, भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो ये थे पुरातात्विक साक्ष्य जिनमें पहला है अभिलेख। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहाभिलेख। फिर बात करें सिक्के, मृत भांड और भित्ति चित्र। भित्ति चित्र की बात करें तो ये प्राचीनतम साक्ष्य है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भित्ति चित्र के मिले हैं भीमबेटका एमपी से। और भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में मित्रों पहला होता है धार्मिक साहित्य, और नेक्स्ट है लौकिक साहित्य।
पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। बात करें ब्राह्मण साहित्य तो ब्राह्मण साहित्य में होता है वेद, पुराण, वेद, पुराण, उपनिषद। आगे बात करूं महाभारत, महाभारत, रामायण, ये होते हैं ब्राह्मण साहित्य जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे होते हैं, जिन्हें ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, महाभारत, रामायण हो गया। बात करें ब्राह्मणेतर साहित्य, वे ग्रंथ जिनका लेखन ब्राह्मणों द्वारा नहीं किया गया या ब्राह्मणों द्वारा नहीं रचा गया, जैसे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये होते हैं अपने धार्मिक साहित्य में। बात करें लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ। जैसे मान लीजिए कि आज हम पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं, वो एक लौकिक साहित्य है। विशलदेव रासो पढ़ते हैं, वो एक लौकिक साहित्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं मैं विदेशी विवरण की। इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। आगे दोस्तों बात करें विदेशी विवरण। विदेशी विवरण ऐसे यात्री जो विदेशों से हमारे देश की यात्रा करने के लिए आए और आकर के हमारे रहन सहन, खान पान, हमारे जो भौगोलिक जीवन है उनके बारे में उन्होंने अध्ययन करके ग्रंथ लिख दिए। जैसे कि मान लीजिए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया और इसने यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो आजीविका के साधन है, उनके बारे में एक पुस्तक लिखी, इंडिका। पाहियान आया, इसने ग्रंथ लिखा होकोकी। होकोकी। वैनसांग आया, इसने लिखा था सियुकी। सियुकी। जैसे पिलनी है, टोलमी है, ऐसे कई विदेशी आए जिन्होंने हमारे भारत की यात्रा की और हमारे भारत के ऊपर फिर अपनी अपनी जीवनी या ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ लिखा। तो वो कहना